नमस्ते, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का इस लाइव सेशन में जिसका नाम है रोग मुक्त भारत अभियान, योगा एंड नेचुरोपैथी फॉर हेल्थ एंड हैप्पीनेस। सो वी आर सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल नेचुरोपैथी डे इंडिया फ्रॉम 18th November 2021 onwards, where we are trying to deliver you all live sessions on naturopathy, yoga and Ayurveda. And for this very purpose, today we have a very special guest with us, Yogacharya Sanjay Sharma. Sir is a naturopath, diabetes educator and Reiki healer. Sir has done her master's diploma in alternative medicines and acupressure. Sir has bagged many awards, to name a few: National Gaurav Award 2017, Shaheed Chandrasekhar Award 2017, National Award for Excellence in Yoga 2016 for their outstanding work in the field of yoga and naturopathy. Sir is always active in conducting yoga shivir and workshops in order to promote health and well-being of general people. And today, sir is going to speak on a very important topic, joint pain. So, sir, we welcome you in the Facebook page of Everest Yoga Institute to guide us. Please proceed with your session. Thank you very much. Thank you, जी। तो सर्वप्रथम आजादी के इस अमृत महा उत्सव के ऊपर मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। रोग मुक्त अभियान के लिए एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट तथा सहभागिता के लिए INO, नवयोगा और सूर्या फाउंडेशन के द्वारा रोग मुक्त अभियान को चलाने के लिए संजय शर्मा की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। आज जैसे कि अभी प्रिया जी बता रही थी, हमें आज का जो सेशन है जॉइंट पेन के ऊपर। जॉइंट पेन के ऊपर सेशन तो बहुत बड़ा है, लेकिन थोड़ा सा इसको मैं कंपाइल करके आप लोगों के लिए लाया हूं। तो बात करते हैं जॉइंट पेन के ऊपर। सबसे पहले ये समझेंगे जॉइंट या जोड़ है क्या। हमारे स्केलेटन सिस्टम की दो या दो से अधिक हड्डियों को जोड़ने वाले जो शरीर के अंग हैं और इनके कारण ही शरीर में जो मूवमेंट होती है, तो वही हमारे जोड़ है। जॉइंट पेन, जॉइंट पेन शरीर के जॉइंट्स जैसे कि हमारे घुटने हो गए, कोहनियां हो गई, कंधे हो गए, हिप्स हो गए, टखने हो गए, इनके अंदर जो पीड़ा या दर्द होती है उसी को हम लोग जॉइंट पेन कहते हैं। जॉइंट पेन के लक्षण या सिम्टम्स अगर हम बात करें तो जॉइंट्स में अगर स्टिफनेस या जकड़न आ जाए तो भी जॉइंट पेन का एक लक्षण होता है। कमजोर, वीकनेस, जॉइंट्स में वीकनेस आ जाए, गर्म, थोड़ी हीट सी लगे हमें या स्वेलिंग अगर महसूस होती है तो वो भी जॉइंट पेन का एक लक्षण है। जोड़ों में चटकना, कई बार आपने देखा होगा हम उठते या बैठते हैं तो हड्डियों में कट कट की आवाजें आती हैं, तो वो भी आगे चल के जॉइंट पेन का एक लक्षण या कारण बन सकता है। हाथों, गर्दन, कोहनियों, कलाइयों में, टखनों में, कूल्हों में, कंधों में, घुटनों में, जितने भी हमारे जॉइंट्स आदि, उन सब में अगर तेज दर्द है तो ये भी जॉइंट पेन का एक लक्षण है। तो ये तो लक्षण थोड़े से बताए, अब हम आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा बात करते हैं इसके कारण। जॉइंट पेन की जो कारण है, सबसे पहला कारण है ऑस्टियोआर्थराइटिस। यह आयु के साथ होने वाला सामान्य रोग है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो जाती है। यह जॉइंट्स में जो कार्टिलेज है उसके घिसने की वजह से होता है। जैसे कहते हैं ना कि घुटनों में ग्रीस खत्म हो गया तो उसकी वजह से घुटनों में पेन आ गया, और इसे आमतौर पर हम जैसे अभी बात कर रहा था मैं घुटनों में, हिप्स में या रीढ़ की हड्डी, ये जो अंग है आमतौर पर ये अंग इससे काफी प्रभावित होते हैं। इसके साथ एक और जो अगला जो कारण हो सकता है दैट इज रूमेटेड आर्थराइटिस। इस रोग के अंदर जो हमारे स्मॉल जॉइंट्स हैं जैसे कि हमारी उंगलियां हो गई, कलाइयां हो गई,
घुटने हो गए, टखने हो गए, पैरों की छोटी उंगलियां हो गई, जितने भी स्मॉल जॉइंट्स हैं उनके अंदर कंटिन्यूस पेन रहता है, दर्द रहता है, अकड़न रहती है। और इसमें हमारी जो मसल्स, जो मांसपेशियां हैं और जो टिश्यूज हैं, जो ऊतक हैं, उनमें विकृति या खराबी आ जाती है। उसकी वजह से कई बार व्यक्ति विकलांग तक हो जाता है। आपने देखा हो कई लोग जो होते हैं उनकी उंगलियां ऐसे टेढ़ी रहती हैं, हाथ पे ऐसे टेढ़े रहते हैं, पैरों की उंगलियां भी टेढ़ी रहती हैं। तो यह जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस का जो रोग है, ज्यादातर पुरुषों में तो होता है, महिलाओं में ज्यादातर पाया जाता है। इसी के साथ बात करें एक इन्फेक्शियस अर्थराइटिस, जिसको हम संक्रामक गठिया भी बोलते हैं, संक्रामक संधिशोथ या इन्फेक्शियस अर्थराइटिस। यह रोग संक्रमण की वजह से फैलता है। संक्रमण किस तरह का? जैसे बैक्टीरिया या कुछ अन्य सूक्ष्म जीव या टॉक्सिन्स ब्लड के जरिए, ब्लड के साथ साथ हमारे जो जॉइंट्स हैं उनमें प्रवेश कर जाते हैं और उनमें क्या करते हैं, संक्रमण पैदा कर देते हैं। और इन जॉइंट्स में क्या करते हैं, कई बार फंगल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन वो पैदा करते हैं। उस वजह से भी कई बार इन्फेक्शियस अर्थराइटिस या संक्रामक गठिया हो सकता है। एक आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम चल रही है इसी के साथ, जो अगला जो कारण है वह ऑस्टियोआर्थराइटिस। और यह रोग भी ज्यादातर महिलाओं में देखने को मिलता है और ज्यादातर प्रेगनेंसी के बाद देखने को मिलता है। और जैसे जैसे व्यक्ति बुजुर्ग होता चला जाता है ये रोग कई बार बढ़ता चला जाता है। इस रोग में होता क्या है, इस अवस्था में हड्डियां कमजोर और नाजुक हो जाती है और धीरे धीरे करके खोखली होनी शुरू हो जाती है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी, प्रोटीन की कमी की वजह से हड्डियां बहुत कमजोर और वीक होनी शुरू हो जाती है। और यह इतनी कमजोर हो जाती हैं कि एक छोटी सी चोट भी कई बार फ्रैक्चर का कारण बन जाती है। इसका एक एग्जांपल है, मेरे एक मित्र मित्र हैं, उनकी जो वाइफ थी उनको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम थी। एक बार उन्होंने स्नीज किया, छींक मारी जोर से, तो उससे क्या उनकी यहाँ की 3 पसलियों में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया। तो कहने का मतलब एक छोटी सी चोट भी फ्रैक्चर का कारण कई बार बन जाती है ऑस्टियोपोरोसिस में। अगला जो जॉइंट पेन का हमारा कारण होता है चोट। कई बार हमारे कंधे में, गर्दन में, कोहनी में, हिप्स में, घुटनों में, टखनों में चोट लगने की वजह से भी हमें जॉइंट पेन होने शुरू हो जाते हैं। और इस तरह के जो जॉइंट पेन होते हैं उसके लिए हम तो ये कहते हैं, या तो आप किसी अच्छे चिकित्सक के पास आप जाओ और वहां उसे जरूर दिखाओ। और ये साथ में आजकल तो क्योंकि आधुनिक सुविधाएं बहुत ज्यादा है, तो साथ साथ ही आपको एक्सरे वगैरह जो भी आपको प्रिस्क्राइब करते हैं वो जरूर कराना चाहिए। और उसके बाद उस हिसाब से फिर आगे का प्रोटोकॉल भी जैसा डॉक्टर बताए फॉलो करना चाहिए। एक बहुत बड़ा कारण है जॉइंट पेन का, दैट इज यूरिक एसिड। जब शरीर के अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो शरीर में जॉइंट पेन शुरू हो जाता है। यूरिक एसिड कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? जब व्यक्ति अम्ल प्रधान भोजन, एसिडिक फूड्स बहुत ज्यादा लेता है और प्रोटीन भी बहुत अधिक मात्रा में लेता है, तो उसकी वजह से शरीर के अंदर यूरिक एसिड का बढ़ना शुरू हो जाता है। यूरिक एसिड एक तरह के विजातीय तत्व हैं। जनरली क्या होता है, जब आवश्यकता से अधिक हम प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन की मात्रा क्या होनी चाहिए वैसे 1 ग्राम पर केजी। अगर किसी का वेट 60 केजी है तो एक दिन में 60 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन उसको नहीं लेने चाहिए। अगर उससे ज्यादा प्रोटीन लेते हैं तो यूरिक एसिड होने की संभावना रहती है उसमें। और दूसरा, हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस चलता रहता है, न्यू सेल्स की फॉर्मेशन और ओल्ड सेल्स की डिस्ट्रक्शन, नव कोशिकाओं का निर्माण और पुरानी कोशिकाओं का विघटन।
नव कोशिकाओं का निर्माण तो होता है जब पुरानी कोशिकाओं का डिस्ट्रक्शन या विघटन होता है। जो डेड सेल्स होती हैं, अगर शरीर के अंदर से ना निकले, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम ठीक ना हो, तो उससे भी वो भी विजातीय तत्वों में तब्दील हो जाते हैं और वो भी यूरिक एसिड बढ़ने में सहायक होते हैं। और यही यूरिक एसिड जहां जहां भी जिस जिस जॉइंट में जाता है, वहां स्वेलिंग भी पैदा करेगा, वहां कार्टिलेज भी अपना कम करेगा, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा, अपने जॉइंट्स में स्वेलिंग भी पैदा कर देगा। तो इसीलिए ध्यान रहे कि जिस व्यक्ति को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो प्रोटीन उचित मात्रा में ले, और कुछ समय के लिए प्रोटीन ना ले तो ज्यादा अच्छा है। अभी इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात, रीढ़ की हड्डी में विकृति, जिसको हम स्पाइन डिफॉर्मिटी भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज मैं इसी के ऊपर आप लोगों का फोकस चाहूंगा, ध्यान केंद्रित चाहूंगा। एक वयस्क व्यक्ति की हड्डी या स्पाइनल कोड की जो लंबाई होती है वो 61 से 71 सेंटीमीटर की होती है, और इसमें छोटी छोटी हड्डियां या मनके या छोटी छोटी वर्टिब्रास होती हैं, और इन्हीं वर्टिब्रास के बीच में एक डिस्क होती है जो जेली नुमा होती है। वो डिस्क क्या काम करती है? हमारी स्पाइनल कोड को मूवमेंट करने में सहायता प्रदान करती है। और हमारी रीढ़ की हड्डी में 33 वर्टिब्रास, 33 केशु चक्र हिंदी में इसको बोल सकते हैं, वो होते हैं। और उसी के हर एक के बीच में, जैसे मैं बात बता रहा था, डिस्क होती है। जैसे ये ऊपर वाला एक मन का है, नीचे वाला एक अपना वर्टिब्रा है, बीच में जो खाली जगह है यहाँ आपको डिस्क होगी, जेलीनुमा डिस्क होगी। ये जेलीनुमा डिस्क क्या करेगी? इधर इधर मुड़ रहे हैं, इधर मुड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं आगे पीछे, जैसे मूवमेंट उसमें हेल्प करती है। जैसे ही डिस्क, कई बार आपने सुना होगा स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क का मतलब जेलीनुमा डिस्क अपने स्थान से बाहर चली गई, स्लिप डिस्क हो गई। तो जैसे डिस्क बाहर निकली तो ये जगह कम हो गई। उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हुई? क्योंकि हर एक जो वर्टिब्रा होती है उसके अंदर से एक पेयर ऑफ नर्व निकलती है, और वो पेयर ऑफ नर्व शरीर के विभिन्न हिस्सों में, अभी डिस्कस करेंगे उसको भी, शरीर के विभिन्न हिस्सों का संचालन करती है। और शरीर के जिस हिस्से की नर्व में कंप्रेशन होगा, जो नस दबेगी, वहां वो प्रॉब्लम, समस्या क्रिएट करेगी। और स्पाइनल कोड में अगर विकृति आ जाए तो हमारा, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा अगर विकृति हो जाए, व्यक्ति बेड रिटर्न हो जाता है। तो अभी इसी चीज को समझने के लिए हम एक डमी की सहायता लेंगे। ये मेरे पास देखिए एक डमी है, ठीक है। तो हमारी जो स्पाइनल कोड होती है, आई होप सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा होगा। हमारी जो स्पाइनल कोड है, ये यहां से लेकर के, ये इस हिस्से से लेकर के और पूरी यहां तक आते हुए, यहां टेलबोन होती है, रेक्टम पार्ट के थोड़ा सा ऊपर, ये यहां पे, यहां तक हमारी अपना स्पाइनल कोड होती है। इस स्पाइनल कोड के अंदर 33 वर्टिब्रा होती हैं, 33 केशु चक्र होते हैं, और इन केशु चक्रों को हम कुछ भागों में विभाजित करते हैं। सबसे ऊपर यहां से लेकर के कंधों से यहां तक, ये हमारा सर्वाइकल रीजन होता है। सर्वाइकल रीजन में C1 से C7 7 वर्टिब्रास होती हैं, और इन्हीं में अगर कभी भी समस्या उत्पन्न हो जाए तो इसी को हम लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। उसके बाद यहां से थोड़ा सा नीचे चल के और यहां तक जाएंगे, कमर से ऊपर अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा थोरोसिक केज, या हमारी 12 वर्टिब्रास होती हैं इस एरिया में, यहां से लेकर के यहां तक, जिनको हम T1 से T12 के नाम से जानते हैं। जनरली ये जो एरिया होता है ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एरिया होता है, ये वर्टिब्रा थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होती है। यहां अगर कभी चोट लग जाए, कभी बहुत भारी सामान हो जाए, या किसी एक्सीडेंट वजह की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज जनरली यहाँ प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। इसके बाद जो नीचे का जो एरिया, बेल्ट या आसपास का ये जो हिस्सा, ये एरिया, या कई लोगों को जब पेट बाहर होता है तो गड्ढा होता है यहाँ पे, तो ये जो एरिया है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लंबर एरिया। और लंबर एरिया में आपने सुना होगा एक स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस में हमारी 5 वर्टिब्रास होती हैं, जिनको हम नाम देते हैं L1 से L5। L1 से L5 के बीच में कुछ भी, कोई भी नर्व कंप्रेशन होता है, स्लिप डिस्क होती है, कुछ भी होती है, तो वो लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम होती है। और इसी में 2 नर्व होती हैं
जिनका नाम है L4 L5, लंबर एरिया की L4 L5 नर्व, उन दोनों के बीच में एक नर्व होती है, उस नर्व को हम लोग बोलते हैं साइटिका नर्व। यहां से उस साइटिका नर्व यहां से लेकर के पूरा नीचे तक जाती, दोनों साइड। और आपने अक्सर देखा होगा कि इसको क्या प्रॉब्लम है, साइटिका की प्रॉब्लम है, साइटिका पेन की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो यहां से अपना ये हो गया हमारा लंबर एरिया। लंबर एरिया से थोड़ा सा और नीचे चलेंगे, ये हल्का सा नीचे जाएंगे बेल्ट से नीचे, तो ये होता है सैक्रल पार्ट, सैक्रम। इसमें 5 वर्टिब्रास होते हैं जिसको हम बोलते हैं S1 से S5। उसके बाद लास्ट में टेन बोन में कॉकिक्स, उसमें 4 वर्टिब्रास होती है। अगर इन सबको आप टोटल करेंगे तो टोटल होगी 33 वर्टिब्रास। अब समझेंगे इन वर्टिब्रास में अगर चेंजेस हो जाए, गैप कम हो जाए, गैप ज्यादा हो जाए, या किसी और कारण से जो बोन्स है, अपना वर्टिब्रास की बोन्स है, उनमें जो चेंज हो जाए, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है। तो सबसे बात करेंगे हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की। ये यहां हमारा मेडुला होता है, उससे नीचे थोड़ा सा 1, 2 और 3 इस एरिया में, ये देखिए इस एरिया में जब भी C1 से C3 सर्वाइकल रीजन की सबसे पहली 3 नर्व C1 से C3 में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें क्या दिक्कत होगी, व्यक्ति को चक्कर आएंगे, वर्टिगो की प्रॉब्लम होगी, जरा सा उठेगा चक्कर आएंगे, या कई बार ब्लैकआउट भी होता है। वो ब्लैकआउट अपना 5 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड तक भी हो सकता है, व्यक्ति एकदम से ब्लैक अंधेरा छा जाता है और बेहोश की तरह से हो जाता है बिल्कुल। और कई बार क्या होता है, सर में भारीपन रहता है, वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन बनी रहती है, सर अक्सर भारी रहता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसी के नीचे थोड़ा सा जाएंगे, इसी में हम जोड़ते हैं C3 से C5, ये नेक के आसपास ये एरिया। कई बार मैक्सिमम लोग कहते हैं हमारी गर्दन में बहुत दर्द रहता है, वो अक्सर क्या करते हैं, गर्दन को इधर ऊपर नीचे, अक्सर देखा कुछ लोग अपना ऐसे घुमाते रहते हैं, झटकते रहते हैं अक्सर बिना योग व्यायाम के भी। तो ये यहाँ गर्दन में दर्द के लिए उत्तरदायी था। तो C3 से C5। अभी आगे चलेंगे हम C3 से C5 से और C7 यहां तक। इनमें अगर कुछ भी चेंजेस, प्रॉब्लम कुछ भी होती है तो उसकी वजह से कई बार यहाँ इस एरिया में पेन होगा, कई बार यहाँ पेन होगा, कई बार यहाँ हाथ के यहाँ पेन होगा, कई बार एल्बो के नीचे पेन हो सकता है, और कई बार ये जो नीचे की 2 उंगलियां हैं, जैसे मेरी 2 या 3 उंगलियां, इनमें सूनापन या झंझनाहट आ जाएगी, दोनों हाथों में से कहीं भी। वो पता लगेगा, लोग तो कहते हैं भाई यहाँ क्यों दिक्कत हो रही है, पता लगेगा यहाँ नर्व में कंप्रेशन या अपना वर्टिब्रास में या डिस्क वगैरह बाहर हो गई या कुछ भी, नर्व कंप्रेशन की वजह से यहां दिक्कत आ रही है, हाथों में नमनेस, सूनापन या झंझनाहट है, ठीक है। और अभी उसके बाद यहां से नीचे तक, ये मैंने पहले बताया था, ये थोड़ा एरिया मजबूत होता है, यहाँ पे कभी चोट हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं तो जनरली प्रॉब्लम नहीं आती। उसके बाद बात करते हैं, स्पेशली आते हैं लंबर एरिया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस टाइम भी बताया था मैंने, मैक्सिमम लोगों को लंबर एरिया की प्रॉब्लम रहती है। और आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं या ऑफिस जाने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने जैसे वर्क फ्रॉम होम किया था, उन लोगों को 2 दिक्कत ज्यादातर मिलेंगी, एक तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम, दूसरा लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम। गर्दन में दर्द रहेगा या चक्कर आएंगे या दर्द होगा गर्दन में, या फिर यहां नीचे पेन होगा। कारण क्या है, उनका काम करने का तरीका, मैक्सिमम टाइम बैठे रहते हैं, एक तरफ झुके रहते हैं, दिक्कत देते, तो उसकी वजह से यहां दिक्कत होती है। इसके बाद में जब मैं इलाज बताऊंगा, इसके रोकथाम बताऊंगा, उसमें थोड़ी सी विस्तार से चर्चा करूंगा, ठीक है। और कई बार क्या प्रॉब्लम होती है, जैसे उसकी साइटिका की बात कर रहा था, कई बार साइटिका की वजह से यहाँ आपका दर्द यहाँ साइड में भी जाता है, क्योंकि ये नर्व मैंने पहले बताई थी, यहां से लेके पैरों तक आती है। कई बार कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, ऊपर भी पेन नहीं है, नीचे पैरों की 2 उंगलियों में, इधर की 2 उंगलियों में या 3 उंगलियों में नमनेस, झंझनाहट महसूस होती है, दोनों पैरों में किसी में भी हो सकती है। तो वो बाद में पता लगता है कि यहाँ साइटिका नर्व की वजह से है। कई बार कहीं दर्द नहीं है, घुटनों के साइड में या पीछे पेन हो सकता है, वो भी साइटिका नर्व की वजह से हो सकता है। मतलब यहां से लेके यहां तक कहीं भी पेन कई बार साइटिका की वजह से भी हो सकता है। उसके बाद बात करें आगे सैक्रम पार्ट की, तो लंबर एरियाज थोड़ा सा नीचे L5 के बाद ही तुरंत शुरू होती है हमारी S1 से S5। उसमें क्या होता है, वो पेन आपका हिप्स के आसपास फैलता है, कभी एक साइड में भी हो सकता है, दोनों तरफ भी हो सकता है, तो उठने बैठने में कई बार दिक्कत पैदा होती है।
और कई बार वो पेन यहां से लेके थोड़ा सा नीचे जंघा तक भी चला जाता है। उसके बाद फिर बात करेंगे कॉक्सिक्स, जो हमारी टेल बोन होती है। टेल बोन का जो हिस्सा होता है, जैसे पूर्वजों की जहां हम कहते हैं ना हमारी पूंछ होती थी, टेल बोन का जो हिस्सा होता है बहुत ही नरम होता है। कई बार टेल बोन में अगर चोट लग जाए, आप डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर क्या कहता है, क्योंकि वहां वैसा तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, या तो आपको पेन किलर दे देंगे। और पेन किलर भी क्या काम करता है, देखो मैं आज आपको सच बताऊं, पेन किलर बॉडी के अंदर पेन की सेंसेशन खत्म करता है, पेन को खत्म नहीं करता। तो जब आवश्यकता हो तभी पेन किलर लेना चाहिए। और यहां तक कि कई लोग क्या करते हैं, सर में दर्द है, कहीं भी दर्द है, बॉडी एक है, कॉम्बीफ्लाम, इथीफ्लाम, डिस्प्रिन और ये कोई भी गोलियां ऐसे करके खा लेते हैं। वो पेन की सेंसेशन तो खत्म करते हैं, उसके साथ साथ 90% हमारे किडनी, लीवर, पेनक्रियाज, हार्ट, लंग सबके अंदर टॉक्सिन्स पैदा करते हैं, सबके अंदर समस्याएं उत्पन्न करते हैं। इसलिए पेन किलर हमेशा डॉक्टर के हिसाब से ही लेनी चाहिए, अगर एलोपैथ डॉक्टर कहता है। चलिए और थोड़ा सा आगे चलते हैं इसके बाद। और टेल बोन में क्या करते हैं, वो ट्यूब दे देता है डॉक्टर एक बैठने के लिए, कि ट्यूब के ऊपर ही बैठे जब तक टेल बोन ठीक ना हो। तो ये तो हमने बात की कुछ हमारी स्पाइन में अगर प्रॉब्लम होती। कई बार क्या होता है, जैसे मैं स्लिप डिस्क की बात कर रहा था, दो वर्टिब्रास के बीच में से कई लोगों को दिक्कत, कहते हैं लंबे रेंज में यहाँ की हमारी डिस्क एक तरफ स्लिप हो गई, तो उसकी वजह से भी गैप कम हो जाएगी, उसकी वजह से भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो चलिए, ये तो कुछ बात की हमने रीढ़ की हड्डी की, स्पाइनल डिफॉर्मिटी की। अभी हम आगे चलते थोड़ा सा कि जॉइंट पेल्स का इलाज या रोकथाम क्या है। देखिए समय कम है, तो बाकी सारे आसन वगैरह बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, कोशिश करूंगा थोड़ा सा आपको आहार के बारे में और वैसे आपको बता दूं। तो सबसे पहली चीज जो मैं बात करूंगा, पोस्चर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जॉइंट पेन में पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। सोने, उठने, बैठने, खड़े होने का पोस्चर अगर आपका ठीक नहीं है तो आपको लंबर एरिया की प्रॉब्लम हो सकती, कमर में दर्द हो सकता है, आपको घुटनों में दर्द हो सकता है। कारण क्या है, जैसे मैं बात कर रहा था बैठने की, आजकल क्या होता है, आजकल सबके घर में पहले क्या होता है, कुर्सियां होती थी लकड़ी की, आजकल बड़े अच्छे अच्छे सोफे बने हुए हैं। वो सोफे ऐसे बैठते अंदर धस जाते हैं, तो अक्सर क्या काम करते हैं, अपना आए ड्राइंग रूम में बैठे, सोफे के अंदर चले गए, उसके बाद सामने टेबल रखी, टेबल के पैर रखे, हमारी स्पाइन ऐसी रहनी चाहिए, ये ऐसी होनी चाहिए सीधी, वो पता लगा स्पाइन ऐसी हो गई है, ऐसे करोगे तो यह हमारे यहाँ रखे, ये बीच के हिस्से के ऊपर पूरा प्रेशर, इसकी वजह से भी कई बार पेन होता है। ठीक है। उसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण, जैसे फोन हमारे हाथ में, फोन लेते तो मैक्सिमम टाइम हम फोन पे लगे रहते हैं, तो यहां दिक्कत, कई बार जो प्रॉब्लम होती है, फोन जनरली एक फोन में ले ले, जैसे फोन है मेरे हाथ में, कई लोगों को मैंने देखा एक हाथ में इस तरह से फोन रखते हैं ये, और इसी हाथ से अपना अंगूठे से कंटिन्यू करते रहते हैं। तो बाद में पता लगा मैक्सिमम टाइम इस हाथ में फोन रखने की वजह से एक दर्द हमारा यहां से शुरू होकर जाता है और यहां तक पीछे तक ये दर्द होता है। बाद में कई बार पता लगता है इसकी वजह से हमारी जो अपना स्ट्रेंथ है, फिंगर्स की पकड़ने की स्ट्रेंथ, वो भी कम हो गई, हम कोई चीज भी उठाते हैं उससे बहुत ज्यादा पेन होता है। और कई बार यहां दर्द ना होकर के फोन की वजह से यहां में लगातार पेन है। उसके अलावा जो मैं बात कर रहा था सिटिंग पोस्चर की, आजकल युवाओं में कमर में और गर्दन में दर्द क्यों है, एक तो मैक्सिमम टाइम वर्क फ्रॉम होम, बेड के ऊपर ही बैठे हो, लगे हुए अपना कंप्यूटर, थोड़ा सा गर्दन आगे रखी हुई है, उसमें एक तो नेक, ये सर्वाइकल की दिक्कत हो जाएगी, और दूसरा एक ही पोस्चर में लंबे टाइम तक बैठे तो हमारे लंबर एरिया, कमर में भी दर्द रह जाएगा। तो हमेशा जब भी बैठें, आधा घंटा बैठे, उसके बाद उठे, 2-3 चक्कर लगाएं, फिर बैठ जाए। लगातार 3 से 4 घंटे एक पोस्चर में नहीं बैठना है। दूसरा, पुरुषों के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत, हमारी बैक पॉकेट में वो क्या करते हैं, पीछे वाली जेब में मोटा सा पर्स लेके रखते हैं। मोटा सा पर्स होगा तो मैक्सिमम टाइम 10 से 12 घंटे वो पीछे हिप की जो अपनी नर्व्स है वो उनमें प्रेशर रहता है, उसकी वजह से भी हिप साइड में कई बार काफी ज्यादा प्रेशर होता है। इसीलिए पीछे की पॉकेट में पर्स बिल्कुल ना रखें, आगे की पॉकेट में पर्स रखें। और जब हम खड़े होते हैं जनरली, जैसे किसी का वेट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, पहले एक पैर पे ऐसे खड़े हो गए, चलो हाथ से बताए तो ऐसे ऐसे खड़े हो गए, पहले एक पैर पे इस पैर को थोड़ा सा मोड़ लिया, उसके बाद दूसरे पैर को ऐसे कर लिया, इस पे खड़े हो गए। तो जब भी खड़े हो, उससे क्या होता है,
एक पूरे एरिया में एक ज्यादा प्रेशर, जब भी खड़े हो दोनों पैरों से एक साथ खड़े हो, लंबे टाइम तक खड़े हो सकते हैं। फौज के अंदर और अर्धसैनिक बलों को मैक्सिमम कहा जाता है विश्राम पोजीशन, जो कि दोनों पैरों के ऊपर बराबर वेट देके खड़ा किया जाता है, सब खड़े होने का पोस्चर। तो पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह सोने में जनरली लोग क्या करते हैं, करवट लेंगे और एक पैर मोड़ के सोएंगे, और मैक्सिमम जैसे अपने लेटे हुए, लेटने के बाद एक पैर ऐसे मोड़ के सोएंगे हमेशा। तो जब आप एक पैर ये मोड़ के सो रहे हैं तो यहां पे कई बार लगातार एक ही पैर मोड़ने की वजह से दर्द रहेगा। तो करवट लेके भी सोना है तो दोनों पैर एक साथ रहने चाहिए, या फिर शवासन में सो, ठीक है। और कई लोगों को दिक्कत क्या होती है, एक तो तकिया लगा लेंगे मोटा सा और तकिए के साथ साथ हाथ रख लेंगे, तो ये हमारा सोने का पोस्चर, उसकी वजह से भी यहां दर्द होती है। तकिया सिर्फ इतना होना चाहिए जो यहाँ का गैप भर सके, बहुत पतला सा। चलिए, ये तो पोस्चर की बात की। उसके बाद थोड़ा सा कहते हैं बैलेंस डाइट और रेशेदार भोजन जरूर करना चाहिए। और खाने में हमेशा आपका फाइबर भी हो, फुजला भी हो, माइक्रो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी होनी चाहिए। जैसे कुछ स्टेट्स की जो थालियां हैं उनमें तो मिलेगा, राजस्थान की थाली में आपको माइक्रो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी मिलेगी। इसी तरह से अगर आप ऐसे बात करें, बंगाल की थाली में भी काफी कुछ मिल जाएगा, साउथ इंडियन थाली में काफी कुछ मिल जाएगा। तो माइक्रो न्यूट्रिशनल वैल्यू का जरूर ध्यान रखें, हर चीज उसके अंदर हो। और डेली थोड़े से भीगे हुए नट्स भी खाने चाहिए, वो भी आपको जॉइंट्स में काफी हेल्प करते हैं। इसके अलावा उपवास, उपवास जॉइंट पेन के लिए रामबाण की तरह काम करता है। या तो सप्ताह में आप एक दिन उपवास करें नींबू पानी के ऊपर, लेकिन उपवास ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पूरे दिन तो उपवास रखा, आज जी हनुमान जी का उपवास है, शाम को क्या करना, और मीठे पराठे खा लिए दही के साथ, तो सवा सत्यानाश। उपवास रखना, हनुमान जी का भी उपवास रखो, अगले दिन भोजन करो या फिर रसाहार कर लो उस समय कुछ टाइम। उसके अलावा खीरा, ककड़ी, लौकी, सफेद पेठा, तरबूज, इसके ऊपर भी उपवास आप कर सकते हैं। इसके अलावा अनानास, आंवला, संतरा, नींबू का रस भी आप ले सकते हो। और इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ इतने औषधीय पौधे हैं, वो भी जॉइंट पेन में बड़े कारगर सिद्ध होते हैं। वो हमेशा हम रखते हैं। कैसे? जैसे कच्ची हल्दी हो गई, लहसुन हो गया, अदरक हो गया, इलायची हो गई, तुलसी हो गई। ये कुछ चीजों का सेवन भी हमारे जॉइंट्स में बहुत लाभदायक रहता है। अभी पीछे कोरोना हुआ तो लोगों ने तुलसी का बहुत सेवन किया, गिलोय का बहुत सेवन किया। गिलोय को तो यहां तक कि अमृता कहा जाता है। तो ऐसे कुछ पौधों का सेवन भी नियमित रूप से आपको करते रहना चाहिए। उसके अलावा यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखना। जब आप यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखते हैं तो आपको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम होती है। कभी भी किसी को जॉइंट पेन की अगर प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले वो प्रोटीन बंद कर दे 1-1.5 हफ्ते के लिए। और प्रोटीन कहां मिलेगा? जितने भी द्विदल होते हैं, वो अनाज दो भागों में टूटता है, उसमें सारी दालें हो गई, राजमा हो गए, छोले हो गए, जितने भी द्विदल हैं उनको कुछ समय के लिए बंद करते हैं। हरी वेजिटेबल खाएं, रेशेदार भोजन खाएं, वो सारा कुछ ले। उसके अलावा विटामिन डी उचित मात्रा में ग्रहण करें। और इसको ग्रहण करने का सबसे सरल उपाय है कि कम से कम 25 से 30 मिनट रोज सुबह की धूप में बैठे। आज के टाइम में हिंदुस्तान के अंदर कहते ना, यहाँ विटामिन डी प्रचुर मात्रा में मिलता है, विदेशों में तो गोलियां खाते थे, लेकिन यहां भी धूप के सेवन ना करने की वजह से 90% लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी पाई जाती है, और वो भी आपका अर्थराइटिस का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। शरीर का वजन नियंत्रित रखें, क्योंकि अगर हमारा जितना वजन होता है उसका 4 से 6 गुना वजन हमारे घुटने उठाते हैं, और 3 से 4 गुना वजन हमारी कमर उठाती है। अगर 60 किलो वजन है तो देख लो कितना घुटना उठाएंगे और कितना हमारी कमर उठाएगी। उसके अलावा प्रतिदिन 1 घंटा आसन करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, और मांसपेशियों को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज जरूर करें। और हमेशा आनंद में रहें, और आनंद में रहते हुए उचित मात्रा में आराम अवश्य करें,
कुछ लोग जो कम करते हैं, शारीरिक बल का प्रयोग मैक्सिमम करते हैं, शारीरिक श्रम ज्यादा करते हैं, उन लोगों को भी कई बार अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। और अंत में अपनी वाणी को विराम में एक सूत्र कहते हुए दूंगा, उसके बाद अगर आप लोग किसी के क्वेश्चन आंसर हो वो भी पूछ सकते हैं, कि स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आई होप आप लोगों ने कुछ चीजें ली होंगी। अभी आप लोगों को कोई क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर हो तो प्लीज पूछ सकते हैं। Wow, Sanjay sir, amazing session by you. Every minute of your session was so informative. आपने बहुत ही अच्छे से स्पाइन के पूरे टॉपिक के बारे में बात किया, जॉइंट्स पेन के ऊपर बात किया, कॉमन टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस जितने भी हैं पहले उनको समझाते चले गए। स्पाइन में भी आपने उसके तीनों हिस्सों जैसे कि सर्वाइकल, थोरेसिक, लुम्बर रीजन के बारे में एक्सप्लेन करके आपने बताया, और बहुत ही कॉमन हैबिट्स के बारे में आपने बताया कि जिनको अच्छे से अगर हम फॉलो करें तो हम अपने लाइफ रूटीन में काफ़ी अच्छे से अपने स्पाइन को मेंटेन कर सकते हैं। और स्पाइन के बारे में तो बोला ही जाता है कि वी कैन डाई बट नेवर ग्रो ओल्ड अंटिल आवर स्पाइन इज हेल्दी। सो अमेजिंग सर, बहुत ही अच्छे लैंग्वेज और सरल शब्दों में आपने अपने सेशन को दिया है। अब मैं अपने स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं सर के सेशन के रिलेटेड तो आप प्लीज़ पूछें। सर इज़ हेयर टू गाइड यू ऑल। Yes, students, if you have any question, you can ask, sir. Yeah, good evening, ma'am. Good evening, Yes. sir. हाँ बताइए। हाँ, वो सेशन बहुत अच्छा था Thank you. और वेरी इंफॉर्मेटिव था। और मेरे को एक डाउट है कि वर्टिगो में क्या होता है, वहाँ क्यों ऐसा गिडीनेस फील करते हैं वो लोग? इज इट नर्व कंप्रेशन होता है और वो बोन का कुछ प्रॉब्लम होता है, क्या होता है? नहीं, बोन का प्रॉब्लम नहीं। मैंने आपको सबसे पहले बताया अपना जो स्पाइनल कोड के बारे में। हमारी ऊपर की सर्वाइकल में 7 वर्टिब्रास होती हैं। 7 वर्टिब्रास में सबसे पहले जैसे मैं बात करता हूँ डमी की, उसके साथ यहाँ ये मेडुला है हमारा, जहां हमारी ब्रेन और स्पाइन ज्वाइन होती है, उसके नीचे 1 2 3 ये जो 3 वर्टिब्रास है, इनमें कुछ भी चेंजेस हो, नर्व कंप्रेशन हो या डिस्क अपना इधर उधर हो जाए या गैप कम हो जाए, उसकी वजह से नर्व कंप्रेशन होने की वजह से ये नर्व हमारी ब्रेन की तरफ जाती हैं, और इसकी वजह से ही हमें चक्कर आएंगे, कई बार ब्लैकआउट होगा, बहुत ज्यादा मतलब अपना वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन होगी। तो इसके लिए अपना ये नियमित रूप से एक्सरसाइज, अपना अगर आपका पोस्चर खराब है तो पोस्चर आप ठीक करें। और उसके अलावा एक बहुत अच्छा इलाज और बताता हूँ, कभी ऐसा बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही हो, चक्कर आ रहे हो, तो बेड का एक कॉर्नर आप ले लें। कैसे मैं बताता हूँ। जैसे ये बेड है मेरा, बेड का ये वाला कॉर्नर मैंने ले लिया, ये यहाँ अपनी गर्दन को लटकाएं पीछे, और इस तरफ एक हाथ और एक पैर नीचे। No, sir, I can't hear you. Sir, your हेलो voice. हाँ हाँ। हेलो। Yes, sir. तो क्लियर हो गई आपको मेरी? हाँ, आपका वॉइस कट हुआ था सर, इट्स नॉट क्लियर। पद्मा मैम, आप अपना माइक जो है आप म्यूट कर लीजिए, हाँ, फिर सर का आवाज जो है क्लियर आएगा। यस सर, अभी क्लियर है? मैं कह रहा तो बेड का अगर आप कॉर्नर ले लेते हैं, ये कॉर्नर, इस कॉर्नर में अगर इस तरफ आप नेक को नीचे लटका देते हैं, बिल्कुल ऐसे, Again, we can't hear, ma'am. Yes, ma'am. Voice is not सर audible. आपका वॉइस जो है ब्रेक हो रहा है बीच में। संजय सर, आपका ना वॉइस बीच बीच में ब्रेक हो रहा है, मे बी। अभी ठीक है? Yes, sir. Now it is audible. अभी क्लियर हो गया? नहीं नहीं क्लियर हुआ, दोबारा बताऊं एक बार और? Yes, sir. Again, can you say again? हाँ, देखिए जैसे बेड का कॉर्नर है, इस कॉर्नर में अगर यहाँ आप गर्दन लटका लेते हैं ऐसे करके, और दूसरी तरफ अपना एक हाथ और एक पैर लटका के 5 मिनट तक रहते हैं, तो चक्कर की जो प्रॉब्लम है इमीडिएट कम हो जाएगी। उसके बाद किसी अच्छे डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं, ठीक है? Okay, sir. जी। Sir, even for sciatica also, in yoga we give that kind of treatment, like at the देखिए edge of the bed.
साइटिका में देखिए, अभी योग का तो सेशन नहीं साइटिका में, लेकिन एक चीज मैं हमेशा बताता हूँ, साइटिका 9 में जो कंप्रेशन है, सबसे पहले ये देखो कि आपका पोस्चर क्या है। उसमें जैसे मैं बात कर रहा था, हमेशा हमारी स्पाइन बिल्कुल ऐसी रहनी चाहिए। अगर आप स्पाइन को ऐसे रखते हो तो उसमें क्या होगा कि आपकी यहाँ स्पाइनल लंबर एरिया में प्रेशर होगा, वेट अगर ज्यादा तो प्रेशर पड़ेगा। उसके लिए कुछ ऐसे एक्सरसाइज है। फर्स्ट पोजीशन ऑफ भुजंगासन, जो सेशन होगा वो मैं बता दूंगा। उसके बाद एक लोटस पोज है और कुछ ऐसे पोस्चर है, और एक अपना मेरे ख्याल से अगर आप यहाँ भी काफी बार डिस्कस हुआ है, कैट पोज या मार्जरी आसन, वो भी उसमें हेल्प करता है काफी। जी थैंक यू सर। Hello. जी Great, Hello. great, Sir, sir. good evening, sir. जी Sir, ये I have seen through FB पे मैंने वीडियोस देखा था, कायरोप्रैक्टर जो होते हैं, मतलब सुला कर वो आवाज निकालते हैं हड्डियों से, आई थिंक वो रिलीफ दे सकता है या आई डोंट नो, वो सर वो देखिए, सही इस है क्या थेरेपी के पता बारे है? में, कायरो के बारे में बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूँ, सच बताऊं तो इसके बारे में बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूं, तो इसके ऊपर मैं कोई, क्योंकि ये भी एक पैथी है, एक थेरेपी है, तो इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, सॉरी। ओके सर। जी Great, great. सर ये सर्वाइकल है ना सर, हेड के नीचे जी वो ठंड के समय पे, विंटर के समय पे ना सर, नहाने के बाद वो हेड को नहाने के बाद ना सर हमेशा पेन आता है, सिर्फ वो जॉइन करते ना सर, हेड टू नेक। इस एरिया में, ये यहाँ से लेके यहाँ, ये नहीं नहीं, सिर्फ या वो ऊपर, हेड टू नेक नीचे, अच्छा सिर्फ ये एक ही यहाँ पे, पोर्शन। हाँ इस एरिया में हमेशा, हाँ सर, ठंड के आप सिर्फ ये ठंड। देखना कि यहाँ की आपकी थोड़ी सी ये उठा तो नहीं हुआ, ये पोर्शन हल्का सा इधर मोटा सा तो नहीं है, आपके पीछे उठा तो नहीं हुआ ये एरिया? नहीं सर, इसके अभी लिए योगा आपने, सब एक्सरसाइज कर रही हो, कुछ नहीं है सर, सिर्फ वो विंटर समय पे आता है सर। विंटर्स होने पे एक तो सबसे बड़ी चीज ये है, आप इसमें क्या कर सकते हैं, हल्का सा विंटर्स में ना अपना गरम ऑयल का, तिल के तेल का थोड़ा सा उसमें कपूर डाल करके उसका हल्का सा मसाज दे सकते हैं। कई बार स्टिफनेस बढ़ जाती है स्पाइन की, और ठंड की वजह से भी, और गर्म कुछ ना कुछ कोई चीज गर्म लपेट करके रखे हो उसके ऊपर, तो उसकी वजह से, ठंड की वजह से भी कई बार ऐसी स्टिफनेस बढ़ जाती है, अकड़ जाती है जो, ठीक है ना, ओके थोड़ा सर, सा ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सर। Very nice. Sir is addressing all the questions very nicely. Sir, one last question from our side. From a Facebook user, Priyanka Naik, uric acid कितना होना चाहिए? देखिए, यूरिक एसिड जो है, मैंने आपको वही बताया कि यूरिक एसिड, सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके अगर, इसका एक पीएच लेवल होता है, एसिडिक लेवल, आपको अपना वो बैलेंस करके चलना है। अगर आपका एसिडिक और जो पीएच लेवल है, मेरे ख्याल से 7 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा हो, तो वो अगर पीएच लेवल आप बैलेंस करके चलते हैं तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यूरिक एसिड बढ़ने पे आप हमेशा ये आप कैसे भी पता लगा सकते हो, यूरिक एसिड अगर आप सुबह अगर उठते उठते टाइम आपकी हील में अगर पेन आता है, और उसके बाद वो पेन कम हो जाता है धीरे धीरे, तो हो सकता है यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो। या फिर कई बार आपके पैरों के नीचे स्वेलिंग हो जाए, तो उसके सिम्टम से भी आप देख सकते हैं कि यूरिक एसिड उसका बढ़ा हुआ हो। कई बार स्वेल की वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ा हुआ मिल सकता है, और उसमें यूरिक एसिड के साथ साथ क्रिएटिनिन लेवल भी चेक करना चाहिए। अलग अलग लैब्स की अलग अलग रेशियो हैं, यूरिक एसिड की अलग अलग परसेंटेज दी हुई है, तो उस परसेंटेज के हिसाब से आप ये देखें कि उनकी जो रेशियो है कहां से कहां तक है और कितनी होनी चाहिए। किसी और क्रिएटिनिन लेवल की रेशियो भी अलग अलग लैब्स आजकल अलग अलग देती है, तो आप ये देखेंगे अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उस रेशियो से बाहर है, तो आपको उसका यूरिक एसिड का इलाज करना चाहिए। जी Thank you so much, sir, for answering all the questions. Students, if you still have any question, you can ask. We have last 2 to 3 minutes. I think सर ने अपने सेशन में काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर ऑलरेडी दे दिया है। सर ने सेशन ऑलरेडी इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स स्टूडेंट्स को ऑलरेडी क्लियर हो गए हैं। तो आई थिंक we should wind up the session now. So
Thank you so much, Sanjay sir. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर एवरेस्ट योगा। इतना अच्छा काम कर रहे हैं मिलकर के। एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट को और खासकर संजीव जी को हृदय से वंदन, और उसके साथ साथ INO, नव योगा और सूर्या फाउंडेशन को भी बहुत बहुत साधुवाद। यस सर, एवरेस्ट योगा इंस्टीट्यूट की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना कीमती समय निकालकर स्टूडेंट्स को इतना अच्छे से गाइड किया। थैंक यू सो मच संजय सर। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दिस लाइव सेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू।